नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। और आज के इस चैप्टर से हमको मिलता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास देखा था और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लगा। जो सबसे अच्छा कमेंट करके बताएगा उसको ये पीडीएफ दिया जाएगा। ओके, उसको ये पीडीएफ दिएगा, ये आपको कल तक बताना है। ठीक है, कल तक जो भी बताएगा कि आज के इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, उसको इसका पीडीएफ दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियमानुसार पहले से विभाजित था। ऑप्शन ए वर्ण विज्ञान, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात वर्ण। वर्ण के आधार पर ही पहले भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर पूरा समाज विभाजित था। अब कैसे था इसको भी देख लीजिएगा। ये जो वर्ण वाली प्रथा थी इसको ब्राह्मणों द्वारा सुझाया गया था और इसे लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने स्वीकार भी किया था। और जो बड़े-बड़े राजा थे, जो राज्य थे, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया था। और वहीं जो स्वीकार करने के बाद क्या हुआ था, इससे ऊंच और नीच का जो तो फासला बढ़ गया था। इसके साथ-साथ अमीर और गरीब के बीच में भी फासला बढ़ गया था। और फिर दिल्ली के सुल्तानों और जो मुगलों का काल था, इसमें श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आज के इस चैप्टर से आपको जाति व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप के वे समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात उनको जनजातियां कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझिएगा। जो ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन नहीं मानते थे, उसको जनजाति वाली जो वर्ण व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं किया थी जिन लोगों ने, और उन्होंने अपनी एक नई अलग नीति बनाई थी, अपना एक नया अलग समाज बनाया था, उनको कहा जाता था जनजाति। ठीक है, ऐसे लोगों को जनजातियां कहा जाता था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मिलता है क्वेश्चन नंबर 3। और तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनजातीय समाज के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 3 कथन दिए जा रहे हैं और तीनों कथनों में जो सत्य है वो आपको बताना है। पहला कथन है, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा कथन है, कभी-कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी होता था। और तीसरा कथन है, जाति आधारित और जनजाति दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। अब इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है वह है उपरोक्त तीनों कथन सत्य दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में अब आप डिटेल में जान लीजिएगा। क्या हुआ था कि जो जनजाति समूह के लोग थे वो संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर अपना नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर अपने परिवार के बीच में इनका बंटवारा भी करते थे। कभी-कभी जो जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज थे, जिन लोगों ने जाति विभाजन को माना था, ब्राह्मणों के द्वारा सुझाई गई इस वर्ण व्यवस्था को माना था, उन लोगों से इन जनजातीय लोगों का टकराव भी हो जाता था। और कई मायनों में जनजातियों ने अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो अलहदा संस्कृत है, उसको बचाए रखा था। लेकिन जो जाति आधारित और जनजाति दोनों के बीच में विविध किस्मों की ज़रूरतों के लेकर के एक दूसरे पर निर्भरता थी। जैसे कि कुछ जनजाति के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उनके पास नहीं है, तो वो लोग जो ये जाति व्यवस्था वाले लोग थे, इनसे वो लेते थे, आदान-प्रदान करते थे। तो इस आदान-प्रदान वाली एक व्यवस्था ने इन लोगों के टकराव और निर्भरता के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया था और इन लोगों को बदलने का काम किया था। तो ये एक निर्भरता इनके बीच में बदलाव लाने का प्रयास किया था। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 और चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंजाब में 13वीं-14वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसका जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन डी अर्थात खोखर। खोखर जनजाति के लोग उस समय बहुत ही प्रभावशाली थे। ठीक है, और इसके विषय में यहाँ पर थोड़ा दिया भी जा रहा है कि पंजाब में 13वीं-14वीं सदी के दौरान जो खोखर जनजाति के लोग थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे, और यहाँ बाद में गख्खर लोग अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, और इनके जो मुखिया थे जिनका नाम था कमाल खान गख्खर, उनको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में निम्न में से कौन सी एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी? ऑप्शन ए बलोच, बी चेर, ऑप्शन सी अहोम, और ऑप्शन डी खोखर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए अर्थात बलोच। बलोच जनजाति के लोग वहां पर बलोच लोग जो थे वो वहां पर ज्यादा जो तो शक्तिशाली थे और वो विशाल भी थे। कैसे, इसको भी देखिएगा। तो उत्तर पश्चिम में जो बलोच एक बहुत ही विशाल जनजाति, विशाल शक्तिशाली जनजाति थी, और ये लोग अलग-अलग मुखियों वाले एक छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थे। छोटे जो कुल थे और हर कुल का एक अलग-अलग मुखिया हुआ करता था, ठीक है? और उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो वहाँ पर नागा और अहोम और इनके साथ-साथ दूसरी जनजाति भी पूरी तरह से प्रभुत्व था इनका, ठीक है? इसके बाद में जो मौजूदा बिहार और झारखंड है, यहाँ के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हुआ था, ठीक है? तो ये एक ही प्रश्न में मैंने 3 प्रश्नों को रख लिया है कि जो अहोम और दूसरी जनजातियाँ हैं, इसके बाद में जो चेर हैं, चेर सरदार शाह इनका, तो इन 3 प्रश्नों को हमने एक ही में रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि चेर जनजातियों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा या फिर से कथन सत्य है या फिर हैं? तो इनमें से यहाँ पर 2 कथन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है, पहला कथन है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। और दूसरा कथन है, इस युद्ध के बाद उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया गया। अब इन दोनों कथनों में से जो कथन सत्य है वह उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था, 1591 में अकबर के सेनापति जिनका नाम था मान सिंह, इन्होंने क्या किया था, चेर लोगों पर हमला किया था और हमला करके उनको परास्त कर दिया था। परास्त करने के बाद में उनको पूरी तरह से लूट लिया था, लूट करके अच्छा खासा माल कमाया था, लेकिन उनको अधीन ना बनाया गया था, उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद में जब औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने इसके ऊपर शासन किया था, मतलब इन पर आक्रमण किया था, सॉरी, और औरंगजेब ने जब इन पर आक्रमण किया था तो औरंगजेब की मुगल सेनाओं ने इनके किले पर कब्जा कर लिया था और इनकी जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया था, ठीक है। अकबर ने नहीं बनाया था अधीन, औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा यार कि भीलों की बड़ी जनजाति निम्न में से किन स्थानों पर फैली हुई थी? ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पश्चिम और मध्य भारत, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, अर्थात भील थे, इनकी बड़ी जनजातियां पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी, और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह पर बस करके वहां पर खेती करने लगे थे, खेतिहर बन गए थे, और कई लोग तो जमींदार भी बन चुके थे, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरा भी घर हो, मैं भी एक जगह पर रहूं। यही इन लोगों ने सोचा और फिर ये लोग एक जगह पर बस गए, कई लोग बस गए थे, ठीक है। 16वीं सदी के अंत में आते आते बसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि कोली बेराद जनजातियों का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, जिनको पहाड़ियां जो थी वहां पर कोला बेराद और कई दूसरी जनजातियों के लोग निवास करते थे, ठीक है, वो उनका वो निवास स्थान था। इसके साथ साथ जो कोली लोग थे ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। तो पहले हमारे भारत देश में कई सारी जनजातियां थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो आज अगर देखा जाए तो फिलहाल ठीक है, इतना ज्यादा आपको जाति व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर आपको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि गोंड जनजातियों का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा साथ ही साथ महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश की एक बड़ी ताकतवर आंध्र प्रदेश में भी एक बड़ी ताकत में फैले हुए थे, ठीक है, बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और इसके बाद में जो कोरागा है, बेतर है, और इसके बाद में मारवाड़ है, इन जनजातियों के लोग दक्षिण भारत में एक विशाल आबादी थी इन लोगों की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
10वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि खानाबदोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, हमने जो चैप्टर का नाम पढ़ा था उसमें सबसे पहले थे जनजाति, इसके बाद में था खानाबदोश। जनजाति के विषय में हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब खानाबदोश के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे, ठीक है। तो इसमें दो कथन दिए जा रहे हैं, अब दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे, ठीक है, होते हैं, ठीक है, घुमंतू लोग होते हैं और उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो कि अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह के रूप में चारागाह घूमते थे, ठीक, एक चरगाह के रूप में चारागाह घूमते थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक चरगाहे के रूप में घूमते थे, यहाँ पर होगा, ठीक है, एक चरगाहे से, नहीं सॉरी, यहाँ पर सही है, एक चरगाहे से दूसरे चरगाहे घूमते रहते थे, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। चलिए, इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ण के संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी जरूरतों के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। लेकिन जो ये दूसरा कथन दिया जा रहा है शायद ये कथन गलत है, आप बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ। कथन एक सत्य है इसमें और कथन दो असत्य है, गलत है। कैसे? तो जो खानाबदोश थे ये चरवाहे और जानवरों के साथ एक दूसरे दूर दूर तक घूमते रहते थे, ठीक है, और उनका जीवन जो था वो दूध और पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता ही रहता है और एक जगह पर रुकता ही नहीं है, तो उन लोगों का जीवन तो ऐसे ही निपटता था, ठीक है, क्योंकि वो लोग खेती तो कर नहीं सकते थे और जब खेती नहीं कर सकते थे तो उनके पास अनाज भी नहीं आता था और जानवर बड़ी मात्रा में रखते थे, तो जानवर लोग जो दूध देते थे और दूध से बनी हुई जो सामग्री थी उन पर ही ये लोग निर्भर रहते थे ज्यादातर, ठीक है। और ये खेती हर गृहस्थ को से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन और घी इत्यादि का विनिमय करते थे और इनसे देखिएगा, जो खेती करते थे लोग उनसे लोग ऊन है, कपड़ा है, इसके बाद में अनाज है, इन चीजों को जो तो विनिमय करते थे और बदले में इनको जैसे कि घी है, दूध है, ऐसी चीजों को दिया करते थे। और कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त जो तो सामान की खरीद फरोख्त भी करते रहते थे। तो ये था इन लोगों का थोड़ा सा इतिहास। इसके बारे में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा जा रहा है कि बंजारे कौन थे। बंजारों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, व्यापारी, किसान, योद्धा, शिल्पकार, और इनमें से जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन ए। ए अर्थात बंजारे लोग जो थे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी खानदोश थे, ठीक है, ये व्यापारी थे और इनका जो कारवां है ये टांडा कहलाता था। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि टांडा किसे कहा जाता है या फिर टांडा क्या होता है, तो आपको बता वहां पर लिख सकते हैं कि जो बंजारे लोगों का कारवां होता था उसे टांडा कहा जाता था, ठीक है, और एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सभी को साथ में लेकर के चलते थे और कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद एक सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ देखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल अपने नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था, ठीक है। तो और बाद में बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो बंजारे पहले भी महत्वपूर्ण थे और आज भी अगर देखोगे तो महत्वपूर्ण ही दिखाई देते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें पूछा जा रहा है कि गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। पहले में ऑप्शन ए में दिया रहा कि राज्य पहले, इसके बाद में गढ़, और फिर आता है बारहोत, तो इसके बाद में था चौरासी। इसके बाद में ऑप्शन बी में दिया रहा सबसे पहले राज्य आता था, इसके बाद में बरहोत आता था, इसके बाद में गढ़, उसके बाद में चौरासी। या फिर ऑप्शन सी इसमें दिया जा रहा है कि सबसे पहले बरहोत, फिर आता था राज्य, इसके बाद में चौरासी, इसके बाद में गढ़। या फिर ऑप्शन डी सबसे पहले राज्य, फिर गढ़, फिर चौरासी और फिर बरहोत। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी। क्यों? अब इसको समझिएगा। जैसे आप अपने यहाँ भारत में देखेंगे तो सबसे पहले आता है देश, इसके बाद में आता है प्रदेश, इसके बाद में आता है जिला, फिर आता है पोस्ट और ग्राम, ठीक है। तो इसी अनुसार पहले क्या था, सबसे पहले था राज्य, ठीक है। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत सबसे पहले राज्य आता था, फिर राज्य को गढ़ों में विभाजित किया गया था और फिर हर गढ़ जो थे उसे किसी एक गोंड कुल के नियंत्रण में था, ठीक है। और फिर जो ये गढ़ थे इनको पुनः चौरासी गांव में गांव की इकाइयों में विभाजित किया गया था। अब जो 84 गांव की इकाइयां थी इनमें 84 इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 84 गांव होते थे, 84, ठीक है, 84 गांव की इकाइयों में इनको विभाजित किया जाता और इनको 84 ही कहा जाता था। और इसके बाद में जो 84 गांव होते थे इनको बरहोत में विभाजित किया जाता, बरहोत में 12-12 गांव होते थे और इसीलिए इनको बरहोत नाम दिया गया था, ठीक है। और अगर आज देखा जाए तो पहले देश आता है, फिर प्रदेश आता है, फिर आता है जिला और इसके मंडल आता है, फिर आता है जिला, ठीक है। और इसके बाद में आता है अपना ये
जो तो पोस्ट आता है, फिर जो तो आगे तहसील आता है, फिर पोस्ट आता है, काफी सारे पद मिलकर के फिर आते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 13 और 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोंड जनजातियों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दो कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, अब इन दोनों कथनों में से जो कथन सत्य है वो दिया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अब आपको अगर यहाँ पर मिल गया कि दोनों कथन सत्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ये जो दो कथन दिया जा रहा है इनको समझिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, अगर इसका मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको नहीं समझेंगे। दोनों कथन सत्य है मतलब ये यहाँ पर लिख दिया गया सही है, इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 14 और 14वें प्रश्न में दिया जा रहा है कि गोंड राज्य का गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि तबकात एक वरी, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन डी तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन डी है पादशाहनामा। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन बी अर्थात अकबर के शासनकाल का इतिहास, जिसे अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, और अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया जा रहा है कि मध्यकालीन गोंड साम्राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। इसके लिए यहाँ पर दो कथन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है। पहला कथन है मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, और दूसरा कथन है गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूं, इसके दोनों ही कथन सत्य होंगे। ठीक है, जो गोंड जनजाति थे ये कई कुलों में बटी हुई थी और जिस पर दिल्ली के सुल्तानों की ताकत, ठीक है, जिस पर दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी। और क्या है कि उसी समय कुछ गोंड देखिएगा, जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उस समय जो कुछ गोंड थे, गोंड राज्यों ने छोटे छोटे गोंडों पर हमला करके उनको अपने उनके ऊपर हावी होकर उनका उन पर अपनी सरदारशाही थोप दी। और इसके बाद में एक बड़े गोंड राज्य का जो उदय हुआ। अब जब बड़े गोंड राज्य का उदय हुआ तो गोंड समाज के चरित्र बदल डाला इसने पूरा। अब जब गोंड समाज का पूरा चरित्र बदल गया तो उसने उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब असमान समाजों में विभाजित कैसे हो गया? पहले क्या था, जो गोंड के जो लोग थे, जो गोंड लोग थे वो यहाँ पर थे। एक समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि कई गोंडों पर अपना जो तो स्थायित्व जमा लिया, उन पर सरदारशाही जमा करके ये यहाँ पहुंच गए। अब जो यहाँ वाले लोग थे, इनके जो सामान थे वो तो यहीं पर रहे, इनके सामान तो पहुंचे नहीं। तो जो लोग यहाँ पर थे ये इनसे काफी नीचे हो गए। इसीलिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो गोंड लोग थे वो अपने ऊंचे उठ गए और जो इनके समान वाले लोग थे वो इनसे काफी नीचे हो गए। ठीक है, इसके बाद में ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी और अधिक प्रभुत्वशाली बन गए थे। ठीक है, प्रभावशाली बन गए थे। इसके बाद में गोंड सरदार को अब राजपूतों के रूप में मान्यता मिल गई थी। जब कोई भी जाति पहले शक्तिशाली हो जाती थी तो उसको राजपूत के रूप में मान्यता मिल जाती थी। ठीक है, और मान्यता मिलने के से जो तो उनकी चाहत हुई थी कि इसलिए गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। और इसके बाद में इनको जहां तक है कि मिल गई थी। ठीक है, जैसे जैसे इनकी जाति बढ़ी तो इन लोगों को जहां तक मिल गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, इनकी चाहत हुई थी। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया गया है, लेकिन आप समझना चाहें तो इनको मिल गई थी इसलिए इन्होंने गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। जब उपाधि धारण कर ली इन लोगों ने तो समझिएगा कि इनको मान्यता मिल गई राजपूत के रूप में। ठीक है, इसके बाद में हमको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, राजपूत किसे कहा जाता था जानते हो? राजपूत के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। राजपूत उसे कहा जाता था जो राजा के कुल का हो या फिर राजा का पुत्र हो। ठीक है, राजपूत अर्थात राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र। तो जब इन लोगों ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली तो फिर तो ये राजपूत के कुल में आ गए। ठीक है, ऐसे ही फिर राजपूत बन गए थे। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन काल में 1665 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ? ऑप्शन ए दलपत, बी चंद्रशाह, बी सी रानी दुर्गावती, डी भारमल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इनका जो सामना हुआ था वो हुआ था रानी दुर्गावती से।
ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा है। महिलाओं पर इन्होंने जो तो आक्रमण करके और फिर इसको जीत लिया था। क्या हुआ क्या था कि चंदेर राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़कटंगा जो कि गोंडवाना राज्य था, यहाँ के राजा दलपत के साथ में हुआ था। अब दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, तो रानी दुर्गावती एक बहुत ही योग्य थी, और योग्य होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, योग्य होने पर उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र जिसका नाम था वीर नारायण, उनके नाम पर ही शासन करना शुरू कर दिया था और शासन की कमान संभाल ली थी। फिर क्या हुआ था, जब मुगलों ने जाना कि हाँ यहाँ पर कोई महिला राज कर रही है और यहाँ पर हम इसको हथिया सकते हैं, तो आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने इस पर गढ़कटंगा पर अपना हमला कर दिया था। हमला करने के बाद में रानी दुर्गावती ने इसका जमकर के मुकाबला किया था। जमकर सामना करने के बाद भी इन्होंने समर्पण की जगह पर मर जाना जो है तो बेहतर समझा था, इनको समर्पण स्वीकार नहीं था। ऐसा ही है हमारे भारत देश का इतिहास, समर्पण स्वीकार नहीं है, मर जाना स्वीकार है। सर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और उनका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ मर गया था, उनके पुत्र ने भी समर्पण स्वीकार नहीं किया था। और यही है हमारे भारत का इतिहास। लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज भी ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 17 और 17वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज के द्वारा किस जानवर का निर्यात निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी धन कमाया गया था। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हाथियों को निर्यात किया गया था और इससे काफी सारा धन कमाया गया था। कैसे, इसको भी देखिएगा। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था और इसने हाथियों को पकड़ने और उसके दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करके बहुत सारा व्यापार किया था और व्यापार करने के बाद में खासा धन कमाया था। अब जब इन्होंने खासा धन कमा लिया था तो जब मुगलों ने गोंडों पर हमला किया था, हमला करने के बाद में मुगलों ने उनको लूट लिया था और लूटने के बाद में बेशकीमती सिक्के उनको प्राप्त हुए थे और बहुतायत में हाथी भी मिले थे, ठीक है। और बेशकीमती जो सिक्के मिले थे इनको इन्होंने हथिया लिया था, ठीक है। हाथी बहुतायत में हथिया लिए गए थे, काफी सारा इसमें लूटपाट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिलता है हमको 18वां प्रश्न और उसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। दूसरा कथन है जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण बातचीत मौखिक तरीके से करते थे। अब इन दोनों कथनों में से जो कथन सत्य है वो दिया जा रहा है कि कथन 2 सत्य है लेकिन पहला कथन असत्य है। कैसे, इसको भी देखिएगा। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां दी हैं, ठीक है। अब ये जानकारियां मिली हैं, ये कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कुछ अपवाद हैं जो बताते हैं कि लिखित दस्तावेज रखते थे, लेकिन अगर इनको हम छोड़ दें तो ये पता चलता है कि ये लोग अपने लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और बातचीत मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। अब बातचीत मौखिक परंपरा क्या होती है, ऐसा जैसे कि दादी बाबा जो होते थे वो अपने नाती लोगों को अर्थात अपने पोते लोगों को जो तो कहानी सुनाया करते थे, अपना इतिहास बताया करते थे, ठीक है। माँ बाप जो होते थे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बता के जाती थी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को बता के जाती थी, तीसरी चौथे को। ऐसे इन लोगों ने अपने इतिहास को जिंदा रखा था और ये अपने जो रीति रिवाज हैं और जो समृद्ध जो मान्यताएं हैं उनका इन लोगों ने संरक्षण किया था और ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, ठीक है। और आज के इतिहासकार जो हैं जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, इसमें आपको 3 कथन दिए जा रहे हैं 11वीं और 12वीं सदी की जनजातियों के संदर्भ में, और आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन है जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। इसके बाद में दूसरा कथन है पंजाब सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया। और तीसरा कथन है इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित समाज व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया। अब इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है वह 1 और 2, जो तीसरा कथन है वो असत्य है। इसकी डिटेल थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो आपको पता ना हो। इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को एक ही पैराग्राफ में रख लिया है। चाहता तो इसमें 2-3 प्रश्न और बना सकता था, लेकिन वीडियो भी बड़ा होता और प्रश्न बनाने से आपको समझ में कम आता। ऐसे डिटेल में आपको अगर एक ही पैराग्राफ
में मिलेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। अब इसको समझिएगा। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के बीच में राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ था, अर्थात जो क्षत्रिय थे और राजपूत थे ये लगभग समान होने लगे थे, ठीक है। और वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे, ठीक है, जो राजपूत होते थे वे, ठीक है। और इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में वे कई कुल राजपूत मान लिए गए। कुल जो थे ये राजपूत क्यों माने, क्योंकि इन लोगों जो जनजातियां थी पहले इन्होंने अपने आप को बढ़ाया, बढ़ाते ये इतने बढ़ गए इन लोगों ने कि छोटे छोटे लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और नियंत्रण स्थापित करने के बाद में ये इन लोगों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली धीरे धीरे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने पुराने शासकों की जगह ले ली थी, विशेष करके कृषि वाले जो क्षेत्र थे वहां पर इन्होंने कब्जा किया था जनजाति वाले लोगों ने। और जब इतना करोगे तो राजपूत के रूप में मान्यता मिल जाएगी, और जब राजपूत के रूप में मान्यता मिली इन लोगों को, मान्यता मिली तो फिर ये क्षत्रिय के बराबर लगभग बराबर होने लगे थे, ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में। इसके बाद में धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी, ठीक है। और लेकिन प्रमुख जो जनजातियां थी उनके परिवार ही शासक वर्ग में शामिल किए गए थे। एक मिनट, इस बात को समझिएगा, जनजाति में काफी सारे लोग आते हैं। जैसे कि आप अगर एक गांव में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको हर एक व्यक्ति एक ही जनजाति का नहीं मिलेगा, एक ही तरीके का नहीं मिलेगा। कोई अमीर होंगे तो कोई गरीब होंगे, कोई शक्तिशाली होंगे तो कोई कमजोर होंगे। इसी प्रकार से जो जनजाति वर्ग के लोग थे, इसमें से जो शक्तिशाली थे, जो अमीर थे, जो कुछ करना चाहते थे, जो आगे बढ़ते थे, हर क्षेत्र में आगे रहते थे, उनको शासक वर्ग का जो तो मान्यता दी गई, और जो ऐसा नहीं करना चाहते थे उनको शासक वर्ग की मान्यता नहीं दी गई थी। इसके बाद में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहते और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20वां प्रश्न भी आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए चीन, बी मंगोलिया, सी म्यांमार और डी जावा सुमात्रा द्वीप। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हुए थे, और उन्होंने भुइयां अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मिलता है हमको 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक, पाइक किसे कहा जाता था? ठीक है, पाइक शब्द है, पाइप नहीं है, पाइक है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए, अर्थात श्रमिक, श्रमिक लोगों को पाइक कहा जाता। अब कैसे, इसको भी समझिएगा। अहोम जो राज्य था ये बेगार पर निर्भर था, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वृद्धि जल्दी नहीं हो रही थी, और ये बहुत ही धीमी धीमी इसकी जो इकोनॉमी थी वो काफी डाउन थी, ठीक है। और राज्य के लिए जो जिन लोगों को जबरन पकड़ करके काम कराया जाता था, ठीक है, उन लोगों को पाइक कहा जाता था, ठीक है, वे पाइक कहलाते थे, पाइक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति के लोग 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, ताकि 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी अहोम, ऑप्शन सी चेर सरदार शाह, ऑप्शन डी बलोच। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात अहोम, ठीक है। इसको भी समझिएगा। अहोम साम्राज्य ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो कई जनजाति थी इनको अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। अब जब इन लोगों ने एक बड़े राज्य का निर्माण किया था तो इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले अग्नि अस्त्रों का इस्तेमाल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, इस्तेमाल किया था। और 1660 के आते आते उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का निर्माण करने में ये सक्षम हो गए थे, ठीक है। फिर जैसे 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 विज्ञान बढ़ता है तो ये रुकता नहीं है, फिर चलता ही जाता है, ठीक है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि जब तक खुद से करके नहीं सीखेंगे तब तक ये मानते नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अब हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें पूछा जा रहा है कि अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी राज्य। अब इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, अर्थात कुल। खेल, खेल को कुल कहा जाता था, मतलब बिल्कुल
पहले का समय यार क्या बताएं, आज इसको खेलते हैं हम लोग, उसे खेल कहा जाता, पहले खेल कहा जाता था। अहोम समाज के कुलों को अहोम समाज के कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में आगे दिया जा रहा है कि एक कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापिस नहीं ले सकता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप सभी लोग, सॉरी 24वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, और उसमें पूछा जा रहा है कि अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर दो कथन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, पहला कथन है लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। और दूसरा कथन है अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। तो इन दोनों में से जो कथन सत्य है वो है एक, और दूसरा कथन असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है इसको भी देखिएगा, फुल डिटेल एनालिसिस दिया गया है, पूरे चैप्टर का एनालिसिस आपको मिल चुका है। और लास्ट प्रश्न ये है, तो अहोम समाज के जो लोग थे, ये अहोम समाज में लगभग सभी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे लोग जो थे, ठीक है, वे दूसरे समय में देखिएगा क्या होता था, जो सैनिक लोग थे वो सेना का काम करते ही थे, और जो वहां के दूसरे लोग थे जो कि बांध सिंचाई व्यवस्था इत्यादि निर्माण का सार्वजनिक काम में जुटे रहते थे, वो लोग भी युद्ध के दौरान या फिर जब सेना का कोई काम पड़ रहा था तो लोग जाते थे और इस सेना की मदद करते थे। ठीक है, और इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति जो कि पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये जो बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए नहीं। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिएगा कि इसे पहले अहोम भाषा में लिखा गया था और फिर इसके बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और अहोम लोग जो थे ये अत्यंत परिष्कृत समाज के थे और कवियों और विद्वानों को ये लोग अनुदान में भूमि भी दिया करते थे। ठीक है, तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। आप एक को करेंगे, फिर दूसरा उसको करेगा, तीसरा इसको करेगा, और अगर इसके पास में कोई अच्छा वीडियो आएगा फिर ये इसको करेगा और ये फिर आपके पास आएगा। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और अगर आप हमारे देश में इस ज्ञान को बांटेंगे तो हो सकता है कि मेरा भी कुछ भला हो, मेरे भी वीडियोस बढ़े और आपका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं वो हमको 8577885934 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, मिनिमम पेमेंट है, तो सिर्फ जो लोग लेना चाहते हैं पेमेंट करके वही लोग मैसेज करें, बाकी के लोग ना करें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको काफी सारे पीडीएफ और इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर न्यूज काफी सारा कुछ दिया जाता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।